प्रिय विद्यार्थियों, पिछले क्लास में हम लोगों ने पश्चिमी वाही नदियों के बारे में अध्ययन किया। आज हम लोग पूर्वी वाही नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ पढ़ रहे हैं, इसमें पूर्वी वाही नदियों के अध्ययन करेंगे, अर्थात इधर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। बंगाल की खाड़ी में मैंने कल पिछले क्लास में बताया था कि जो पश्चिम में अरब सागर है, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ पश्चिमी वाही नदियाँ अर्थात पश्चिम में बहती है, जिसमें यहाँ से मैं शुरू किया था। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पश्चिम में बहने वाली नदियों के बारे में अध्ययन किया था, अर्थात प्रायद्वीपीय भारत की वह नदियाँ जो अरब सागर में गिरती है। आज हम लोग पूर्वी वाही नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, मैंने पिछली क्लास में बताया भी था, जब इसकी प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की चारित्रिक विशेषता मैं बता रहा था, तो ये बताया था कि अधिकतर नदियाँ यहाँ पर पश्चिमी घाट की इन पहाड़ियों से निकलती हैं। क्योंकि जब अवतरण के कारण ये हिस्सा इस दिशा में थोड़ा झुक गया है, अर्थात उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर झुका हुआ है, इसीलिए अधिकतर नदियों का बहाव पूर्व दिशा की तरफ होता है, जिसमें बहुत सारी नदियां हैं। जैसे आप यहाँ से शुरू करेंगे, महानदी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी इत्यादि बहुत सारी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इन्हीं नदियों के बारे में हम अध्ययन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले इसको हटा देता हूं, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। सबसे पहला नदी है यहाँ पर ये है स्वर्णरेखा नदी। नाम मैं लिख देता हूँ, स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी, इसका उद्गम देखिए कहाँ है। यह झारखंड के में स्थित रांची के पठार से निकलती है। इसका उद्गम रांची का पठार है, रांची के पठार से निकलती है। ये झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच में सीमा बनाती है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में बहती हुई यहाँ पर आकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी पर के बारे में एक दो और तथ्य हैं, जैसे हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात ये कहाँ पर है, ये ध्यान दीजिएगा। स्टेट पूछे तो आप बताइएगा, झारखंड में है। हुंडरू जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। ठीक है, ये स्वर्णरेखा नदी है। इसके अलावा स्वर्णरेखा नदी के बारे में और कोई फैक्ट नहीं है महत्वपूर्ण। फिर नेक्स्ट आते हैं स्वर्णरेखा नदी के बाद ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी ये जस्ट स्वर्णरेखा नदी मिलती है, उसके थोड़ी सी दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका उद्गम स्थान यहाँ पर केओंझर की पहाड़ियाँ हैं। केओंझर की पहाड़ियाँ मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बड़े में। इसका उद्गम है केओंझर की पहाड़ियाँ, की पहाड़ियों से निकलती हैं और झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। एक फैक्ट केओंझर नदी के बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन एक फैक्ट ये है कि इसी स्वर्ण रेखा और ये ब्राह्मणी, सॉरी इसका नाम ब्राह्मणी है, मैं नाम लिखना भूल गया। इस नदी का नाम ब्राह्मणी है, ब्राह्मणी। इसी स्वर्ण रेखा और ब्राह्मणी नदी के नदियां ही जो है
लौह इस उद्योग में जल की आपूर्ति करती है, अर्थात जितने लौह उद्योग कारखाने अधिकतर उनके जल की आवश्यकता होती है, तो इन्हीं नदियों के माध्यम से उनकी पूर्ति की जाती है, स्वर्णरेखा और ब्राह्मणी। फिर नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट चलते हैं नदी पे। बड़ी नदी है महानदी। महानदी ऐसे बना लीजिए, इसकी कुछ सहायक नदियां भी हैं। ये है महानदी, बहुत महत्वपूर्ण नदी है। ये महानदी है, इसका उद्गम स्थान यहाँ पर सिहावा, यहाँ मैं लिख देता हूँ अमरकंटक, अमरकंटक का पठार है, अमरकंटक पठार है, जो छत्तीसगढ़ में रायपुर के पास सिहावा नामक स्थान पर स्थित है। यहीं से, चूँकि अमरकंटक का पठार है, ये दंडकारण्य का एक हिस्सा है, और अमरकंटक के पठार का विस्तार एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों स्टेट में है। इसी में जो ये सिहावा नामक स्थान है अमरकंटक के पठार पर, यहीं से महानदी निकलती है। फिर ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर भी बनाती है। इसके बाद से आगे बढ़ती हुई उड़ीसा में प्रवेश करती है, और फिर ये बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। इस नदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी हैं, जैसे भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध इसी पर बनाया गया है, जिसको हीराकुंड परियोजना के नाम से जाना जाता है। हीराकुंड बांध इसी पर बनाया गया है। एक बात और बता दूं कि हीराकुंड बांध का निर्माण जब तक नहीं हुआ था, तब तक इस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता था, लेकिन जैसे हीराकुंड बांध का निर्माण हुआ उसके बाद से, उड़ीसा का शोक कहा जाता था, लेकिन हीराकुंड बांध के निर्माण के बाद से ऐसा कुछ नहीं है। इस समय हीराकुंड बांध परियोजना से उड़ीसा और खासकर एमपी और छत्तीसगढ़ में के राज्य सिंचाई के लाभ ले रहे हैं। तो हीराकुंड बांध बनाया गया है। इसके अलावा इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे इसकी सहायक नदियां हैं, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है इनकी सहायक नदियों के बारे में। जैसे शिवनाथ इसकी प्रमुख सहायक नदी है, शिवनाथ। फिर ईब इसकी सहायक नदी है। फिर मंद इसकी एक सहायक नदी है। फिर जोंक है और तेल, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, महानदी की ये सहायक नदी है। और एक फैक्ट और याद कर लीजिएगा आप लोग कि जलमार्ग संख्या, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या यानी NW जिसको कहा जाता है 5 इसी पर स्थित है। मैं जलमार्ग बताऊंगा तो बता दूंगा कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पे है, कहाँ से कहाँ तक है, 2 कहाँ से कहाँ तक है, 3 कहाँ से कहाँ तक है। उसी तरह से नेशनल वाटर ट्रांसपोर्ट संख्या 5, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 इसी नदी पर स्थित है। ठीक, तो ये महानदी हो गया। महानदी के बाद से नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं पूर्व में बहने वाली। मैं इसको मिटा देता हूँ। नेक्स्ट नदी है, इधर मैं लिख देता हूँ बंगाल की खाड़ी, वो भी मिट गया। अब नेक्स्ट आइए, ये बहुत महत्वपूर्ण नदी है। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है।
एक तरह से कह सकते हैं प्रायद्वीपीय भारत की भी सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी है? आप लोग को याद आ गया होगा, गोदावरी नदी। गोदावरी। सबसे पहले उद्गम इसका देखते हैं। इसका उद्गम उद्गम यहाँ पर महाराष्ट्र में नासिक जिले में त्र्यंबकम नामक स्थान से होता है। नासिक जिले के त्र्यंबकम, इस सह्याद्री का ही हिस्सा है त्र्यंबकम। त्र्यंबकम नामक स्थान से यहाँ पर होता है। मैं लिख देता हूँ, त्र्यंबकम से होता है। फिर ये नदी महाराष्ट्र, फिर यहाँ पर एमपी, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में बहती हुई मछलीपट्टनम के पास, यहाँ पर मछलीपट्टनम स्थान है, किस स्टेट में है? आंध्र प्रदेश में। मछलीपट्टनम के पास ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। एक गोदावरी नदी। तो उद्गम से इसके विलय तक की ये बात हुई। अब नेक्स्ट इसके बारे में फैक्ट है कुछ और। इस नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, दक्षिण का गंगा नहीं, दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसके अलावा गोदावरी नदी प्रायद्वीप, मैं बताया ही था, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जो आप कहीं नोट कर लीजिए। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, नोट करिए। मंजारा, मैं लिखते जा रहा हूं। फिर पेनगंगा, बेनगंगा, मंजारा, पेनगंगा, बेनगंगा, फिर पूर्णा, वर्धा, इंद्रावती, इत्यादि। ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये है गोदावरी। गोदावरी के बाद से इसी गोदावरी के दक्षिण में यहाँ पर कलेरू बांध भी स्थित है, कलेरू झील भी स्थित है इसी गोदावरी के दक्षिण में। अब नेक्स्ट आ जाइए, गोदावरी के बाद से नेक्स्ट रिवर है आपका कृष्णा। थोड़ा सा कृष्णा, नेक्स्ट रिवर है कृष्णा। अब आते हैं कृष्णा नदी पर। ये कृष्णा, ठीक है, इसका उद्गम देखते हैं। कृष्णा नदी उद्गम, सबसे पहले उद्गम देखिए, इसका उद्गम यहाँ पर महाराष्ट्र में ही महाबलेश्वरम एक स्थान है, यहीं से होता है। महाबलेश्वरम की पहाड़ियों से होता है। तो उद्गम कहाँ है? महाबलेश्वरम।
महाबलेश्वरम की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। फिर ये नदी आगे बढ़ती है, महाराष्ट्र को सिंचित करती हुई, फिर कर्नाटक के कुछ हिस्सों में इसकी कुछ हिस्सा जाता है इसका, फिर इसके बाद से आंध्र प्रदेश में बहती हुई ये यहाँ पर विजयवाड़ा के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है। ध्यान दीजिएगा, ये चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है। मैं पिछले क्लास में भी बताया था कि जो पश्चिम वाही नदियाँ होती हैं वो किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का, जैसे नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी का निर्माण करती है, और पूर्वी वाही नदियाँ किसकी निर्माण करती है? डेल्टा का। उसी डेल्टा में ये चापाकार प्रकार की डेल्टा का निर्माण करती है। चापाकार मतलब कि इस तरह का जो डेल्टा बनता हो, इस तरह का डेल्टा का निर्माण करती है। और कृष्णा नदी के बारे में कुछ और फैक्ट है, मैं उद्गम बता दिया महाबलेश्वरम, फिर ये विजयवाड़ा के पास आकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके अलावा इस नदी पर कुछ परियोजना चलाई जा रही है, जैसे मैं इधर लिख देता हूँ, कुछ परियोजना चलाई जा रही है, जैसे श्री सलेम बांध इसी पर स्थित है। श्री सलेम, ये ध्यान दीजिएगा, ये किस स्टेट में है? आंध्र प्रदेश में है श्री सलेम। इसके अलावा नागार्जुन सागर परियोजना ये भी आंध्र प्रदेश में स्थित है, और किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे। फिर अलमाटी बांध ये भी आंध्र प्रदेश में स्थित है, और कृष्णा नदी पर ही ये बनाया गया है। तो ये कृष्णा नदी के कुछ परियोजनाएं हैं। इसके अलावा इसकी सबसे प्रमुख सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। ये जो मैं रेड कलर से बनाया हूँ, ये तुंगभद्रा नदी है। ये तुंगभद्रा नदी है जो कर्नाटक में ही बहती है, और कुछ इस आंध्र प्रदेश में भी जाता है। तो ये तुंगभद्रा नदी है। इसी कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच के इस हिस्से को जो है, इस द्वाब को रायचूर द्वाब कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसी द्वाब को रायचूर द्वाब भी कहा जाता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर रायचूर द्वाब। यहाँ पर एक बात जान लीजिए, देखिए क्या होता है, अगर दो नदियाँ हैं, एक नदी ये है एक ये है, इनके बीच के जो भूभाग होते हैं इसको द्वाब कहा जाता है। ठीक है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि दो पहाड़ियाँ हैं, उसके बीच के निचले भाग को घाटी कहा जाता है, उसी तरह नदियों के बीच के दो नदियों के बीच के भूभाग को द्वाब कहा जाता है। जैसे गंगा जमुना का द्वाब, गंगा और जमुना के बीच में जो भूभाग है उसको गंगा जमुना का द्वाब कहा जाता है। तो यही जो है ये रायचूर द्वाब यहीं स्थित है। जैसे भारतीय इतिहास में इस रायचूर द्वाब के लिए काफ़ी लड़ाइयाँ भी हुई हैं, क्योंकि ये बहुत उर्वरक क्षेत्र था यहाँ का, और बहुत उपजाऊ क्षेत्र हुआ करता था दक्षिण भारत का रायचूर द्वाब। तो इसके प्रोजेक्ट के बारे में मैंने बता दिया। अब इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं जान लीजिए। सहायक नदियाँ प्रमुख इसकी कौन सी? एक तुंगभद्रा है, मैंने बताया, तुंगभद्रा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। फिर तुंगभद्रा के बाद भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। फिर एक मूसी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, ये मूसी, ये जिसके किनारे शायद हैदराबाद शहर या कुछ स्थित है, आप लोग देख लीजिएगा इसको। मूसी इसी के किनारे, मूसी है। फिर दोनी इसकी प्रमुख सहायक नदी है, फिर घाट प्रभा इसकी प्रमुख सहायक नदी है, घाट प्रभा। माल प्रभा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, तो ये इसके जो है प्रमुख सहायक नदियां हैं कृष्णा नदी के। इसके प्रोजेक्ट हो गए। अब नेक्स्ट आ जाइए, कृष्णा नदी के बाद आइए
अगला है प्रमुख नदी है पेन्नार नदी। बस यहीं पर है, छोटी सी नदी है, बहुत इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं है। यहाँ से निकलती है, ये तमिलनाडु में ही बहती है पेन्नार नदी। ये है पेन्नार नदी। पेन्नार या पेन्नुरु भी इसको कहा जाता है, पेन्नार। इसका सबसे पहले उद्गम देख लीजिए। इसका उद्गम होता है नंदी दुर्ग पहाड़ियों से। ये नंदी दुर्ग पहाड़ियों से निकलती है, यहीं पर कर्नाटक में है नंदी दुर्ग की पहाड़ियाँ। यहाँ से निकलती है, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में बहती हुई आकर यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी एक दो सहायक नदियाँ, बहुत छोटी नदी है, बहुत महत्वपूर्ण नदी नहीं है, एक दो सहायक नदी है, जैसे चित्रा चेरी इसका एक सहायक नदी है, चित्रा चेरी। इसकी एक सहायक नदी है, एक दो और है, मुझे याद नहीं आ रहा है। अगर आप लोग को याद आएगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। फिर नेक्स्ट पेन्नार के बाद से नेक्स्ट सबसे महत्वपूर्ण नदी है कावेरी नदी। कावेरी ये है कावेरी। तो पास कर लो। तो हम लोग अब कावेरी नदी पे को देखते हैं। सबसे पहले उद्गम होता है यहाँ पर कर्नाटका केरल के सीमा पर स्थित है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। फिर एक कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, पहले केरल में कुछ दूर बहती है, फिर कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती हुई यहाँ पर तिरुचनापल्ली के पास ये दो हिस्सों में बट जाती है। इसको एक को तल्ली कावेरी का नाम हो जाता है, तल्ली कावेरी, और दूसरे का नाम होता है कावेरी। और दो हिस्सों में बंटकर ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कावेरी नदी दो हिस्सों में बंटकर गिरती है, कावेरी नदी। और ये दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कह सकते हैं एकमात्र नदी जो 12 मासी नदी है, अर्थात ऐसी नदी जिसमें 12 महीने या साल भर जल की कमी नहीं होती है। इसमें अब जल कैसे प्राप्त होता है मैं बता दूं। 6 महीने इसको जल दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है, यानी जो हमारे यहाँ नॉर्मल मानसून आता है, मानसून से प्राप्त होता है। और जाड़े में भी इस नदी के आसपास क्षेत्रों में वर्षा होता है, उससे जल प्राप्त होता है, यानी उत्तर पूर्व मानसून से भी इसमें जल प्राप्त होता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत में ये 12 मासी नदी है, अर्थात 12 महीने इसमें जल की कमी नहीं रहती है, जल इसमें रहता है। इसके अलावा कावेरी नदी की काफ़ी विवादों में भी रहती है। ये खासकर 4 स्टेट में विवादित है। कौन कौन से कभी पूछ लिया जाए, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और एक केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, ये 4 प्रदेशों में ये काफ़ी विवादित रहती है। इसको जल को लेकर हमेशा विवाद रहता है, जल बंटवारे को लेकर, और आपको इसके लिए ट्रिब्यूनल भी स्थापित किया गया है। ये दक्षिण भारत की दोहन की जाने वाली सबसे प्रमुख नदी, यानी अर्थात दक्षिण भारत की इन नदियों में सबसे ज़्यादा दोहन इसी नदी को किया जाता है।
इस नदी पर कुछ परियोजना भी चलाई जा रही है। जैसे प्रमुख परियोजना के बारे में देख लीजिए। जैसे शिव समुद्रम परियोजना इसी नदी पर चलाई जा रही है। शिव समुद्रम परियोजना कहाँ पर? कर्नाटक में, इसी नदी पर चलाई जा रही है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। अक्सर कंफ्यूज आप लोग होते हैं कि दक्षिण की गंगा को तो गोदावरी है, तो मैं एक बता दूं कि दक्षिण की गंगा कावेरी को और दक्षिणी गंगा ये शब्द देखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग एग्जाम के समय, गंगा गोदावरी को कहा जाता है। इन दोनों में अंतर है, कावेरी और गोदावरी को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये कावेरी नदी हो गया। इसके अलावा कावेरी नदी कुछ नदीकृत द्वीपों का निर्माण करती है, जैसे श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम कुछ नदीकृत द्वीप बनाती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी कौन सी नदीकृत द्वीप बनाती है, आप लोग उसका आंसर दीजिएगा। कावेरी नदी कुछ नदीकृत द्वीप का निर्माण करती है, जैसे शिव समुद्रम और श्रीरंगपट्टनम, ये दोनों कर्नाटक में है। पट्टनम ये नदीकृत द्वीप बनाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी कावेरी नदी। तो ये हो गई प्रायद्वीप। एक और छोटी सी नदी है, बहुत छोटी नदी है, यहीं पर बैगई नदी एक बहती है, जान लीजिए। ये कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। यही कर्नाटक की ये यहाँ पर अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है और तमिलनाडु में बहती हुई बहुत छोटी नदी है बैगई नदी, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है बैगई नदी। तो ये हो गया आप लोग की प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। अब एक और मैं यहाँ पर पिछले क्लास में वो मुझसे मिस कर गया था, एक बड़ा महत्वपूर्ण नदी छूट गई थी। ये नदी थी खासकर पश्चिमी भी नदी थी, छूट गई थी, वो नदी थी माही। मैं इसी मैप में आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं यहीं से दिखा देता हूँ। एक माही नदी है जो ऐसे मेहर झील से निकलती है राजस्थान में और आकर यहाँ पर यहीं पर जो है खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। ये है माही नदी। माही नदी और माही नदी के बारे में कुछ फैक्ट है। एक सबसे पहले उद्गम जान लीजिए। उद्गम होता है, उद्गम मेहर झील में से, मेहर झील एमपी में इसका उद्गम होता है। और सबसे जो महत्वपूर्ण याद रखने वाली बात है वो है कि यह एकमात्र नदी, भारत की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है, अर्थात अगर हम कर्क रेखा यहाँ से बनाएं तो ये ऐसे काट जाती है। ठीक है, ये कर्क रेखा को ये ऐसे यहाँ से निकलेगा, ये 2 बार कर्क रेखा को काटती है माही नदी। ये बस यही फैक्ट इसको याद रखिएगा और कुछ इस तरह से माही नदी के बारे में कुछ फैक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोग की प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हो गई। ठीक है, थैंक यू।